जी क्लास हमने रिप्टाइल जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले हमारे तकरीबन 3 लेक्चर जो हैं वो रिप्टाइल्स पे हुए हैं, जिसमें हमने इब्तदाई इनका इंट्रोडक्शन, इनकी एवोल्यूशन और इनकी क्लासिफिकेशन की बात की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे रिप्टाइल्स पे ही, सर्वे ऑफ रिप्टाइल्स है। क्लासिफिकेशन में हमने इसका इब्तदाई पोर्शन थोड़ा सा पढ़ा था बच्चे। तो आज हम इस सर्वे की तरफ से यानी इनकी डिटेल्स में जाएंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या लर्न करेंगे, यानी पॉसिबल लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। जैसे पहले नंबर पे है, डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एवियन रिप्टाइल्स। जो नॉन एवियन रिप्टाइल्स हैं, एवियन बच्चे हम कहते हैं बर्ड्स को जो उड़ सकते हैं, जिनके पर होते हैं, यानी फैदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और भी बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे रिप्टाइल जो है ये नॉन एवियन है। नॉन एवियन यानी ये एवियन जो है उनका ओरिजिन इसी से हुआ है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स इन तमाम रिप्टाइल्स के बयान कर सकेंगे। इस टॉपिक के बाद कंपेयर कर सकेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर टेस्टोडाइन एंड क्रोकोडीलिया। यानी मुख्तलिफ ऑर्डर जो है, ये टेस्टोडाइन या क्रोकोडीलिया बच्चे लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन में इनका जिक्र किया था। आज हम इंशाल्लाह डिटेल में इनके बारे में, तो इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ सुपरफिशियली डिफरेंट स्नेक्स एंड लिजर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर सिक्योमेटा। और इसी तरह लिजर्ड जो है और स्नेक्स जो हैं, हालांकि दिखने में डिफरेंट नज़र आते हैं, उनको एक ही ऑर्डर में सिक्योमेटा में रखा है, उसकी वो लॉजिक बताएगा। तो अगेन बच्चे क्लासिफिकेशन में भी हमने रिप्टाइल्स की जनरल बात की थी, तो यहाँ पे भी हम उसी की तरफ अगर आए तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे इस स्लाइड को, रिप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्कल with one surface यानी condyle for articulation with the first neck vertebra। तो जब हमने बच्चे ये स्टार्ट किया था रिप्टाइल्स, तो तब वहाँ पे ये जो एनाप्सिड, डायप्सिड और सनैप्सिड की बात हुई थी, यानी एक ऑर्बिट या जिसको फेनेस्ट्रा यानी एक ओपनिंग थी। ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ बच्चे, और कर्सर जो है वो घुमा भी रहा हूँ। तो ये इसी की बात हो रही है कि जो रिप्टाइल्स हैं इनके शकल में, यानी अगर इनके करेक्टर्स की बात करें, रिप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्कल विद वन सरफेस यानी कॉन्डाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट नेक वर्टिब्रा। तो इनके पास एक ऐसी सरफेस है जिसको कॉन्डाइल कहते हैं, और उस सतह पे, उस गड़े में फर्स्ट वर्टिब्रा नेक का जो है वो आके जुड़ता है, आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के जरिए से होती है, और इनमें किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक है। किडनी की डिफरेंट टाइप्स है बच्चे। जब हम इनकी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे किडनी का जिक्र आएगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि डिफरेंट किडनी, जैसे ये मेटानेफ्रिक है, इसी तरह मीजोनेफ्रिक होता है, प्रोटोनेफ्रिक होता है। यानी ये ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो है किडनी की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स आई on the availability of water, on the base of habitat whatsoever। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एंड एमनियोटिक एग्स जो है इनमें मौजूद है। एमनियोटिक एग्स के बारे में बड़ी डिटेल में हमने स्टार्ट पे बात की कि एग के गिर्द कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन है, यानी जैसे वो गैस एक्सचेंज में, वेस्ट के स्टोरेज में या प्रोटेक्शन में मदद देते हैं। तो 3 नाम थे, जैसे कोरियन, एलेंटाइज और एक और थी। तो उसके बाद एमनियन भी नाम था उसमें। उसके बाद रिप्टाइल्स आल्सो हैव ड्राई स्किन विद केराटिनाइज एपिडर्मल स्केल्स। रिप्टाइल जो है ना, इनकी स्किन ड्राई होती है, और कैराटिनाइज्ड, कैराटिन आप जानते हैं एक प्रोटीन है जिससे हमारे नेल्स,
हमारे हेयर्स और हमारी स्किन में भी ये भी मौजूद है। तो वो केराटिनाइज्ड है, यानी केराटिन प्रोटीन की बनी हुई एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। और अगर आप रिप्टाइल्स देखें, इनकी जो स्किन होती है ना, वो खुरदरी सी स्केल्स मौजूद होते हैं। जैसे बच्चे, अगर आप किसको देखें, अगर आप ये जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ को देखें, उसकी स्किन कैसी होती है। इसी तरह अगर आप ये जो जीकोस, जिसको हम छिपकली कहते हैं, लिजर्ड, इसकी स्किन देखें, सांप की स्किन देखें, तो ये अजीब सी, यानी एपिडर्मल स्केल्स की वजह से। तो केराटिन है क्या? केराटिन का फंक्शन क्या है बच्चे? कि केराटिन इज अ रेजिस्टेंस प्रोटीन फाउंड इन एपिडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर ऑफ एमनियोट्स। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो रेजिस्ट करती है, डेजिकेशन में खुश्क होने से बचाती है, और इसके अलावा कुछ और भी इसके फंक्शंस है। इट इज प्रोटेक्टिव। केराटिन की ही बात हो रही है कि ये प्रोटेक्टिव होती है, एंड व्हेन केमिकली बॉन्डेड टू फॉस्फोलिपिड्स प्रिवेंट वाटर लॉस अक्रॉस बॉडी सरफेस। और इसके अलावा जब ये फास्फोलिपिड्स के साथ बॉन्ड बन जाता है, तो फास्फोलिपिड बच्चे आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं। तो जब ये उनके साथ बॉन्ड बनाती है, तो ये पानी के लॉस को बचाती है बॉडी सरफेस से। तो मेंबर ऑफ थ्री ऑफ द फोर ऑर्डर्स डिस्क्राइब हियर लिव ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो रिप्टाइल्स की जनरल बात हो रही है कि इसके तमाम मेंबर, जो चार ऑर्डर्स हमने क्लासिफिकेशन में भी बात की थी, वो दुनिया के हर खित्ते पे रहते हैं, मां सिवाय अंटार्कटिका के। लेकिन इनमें तीन की बात हुई, डिस्क्राइब फोर, यानी थ्री जो है, मेंबर ऑफ थ्री ऑफ द फोर, यानी तीन जो है वो दुनिया के हर खित्ते में रहते हैं। However, reptiles are a dominant part of any major ecosystem only in tropical and subtropical environment. लेकिन इनका जो डोमिनेंसी है ना, पाए बेशक हर जगह जाते हैं, लेकिन इनकी जो डोमिनेंसी है वो सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में महदूद है, यानी वहां पे ज्यादा है। हम ये नहीं कहते बाकियों में नहीं है, लेकिन वहां पे जरा ये ज्यादा है। ऊपर एक लाइन जो जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मेंबर ऑफ थ्री ऑफ द फोर ऑर्डर डिस्क्राइब हियर लिव ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक साथ अंटार्कटिका। तो जो फोर्थ वन है बच्चे, जिसको हमने टेस्टोडाइन या लिविंग फॉसिल्स भी कहा था, टुआट्रा जो है, और हमने कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया में यानी अब भी मौजूद हैं, तो ये वहीं पे है। इसके अलावा वो कहीं नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास सर्वे ऑफ रिप्टाइल में जो ऑर्डर है वो है टेस्टोडाइन। तो टेस्टोडाइन टेस्टा से बचे, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसमें टॉर्टोइज आ जाते हैं, कछुए जो हैं। तो टेस्ट, हम खोल को, कवर को कहते हैं। टेस्टोडाइंस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल एक्सटेंट रेप्टाइल्स। यहाँ पे एक्सटेंट है वर्ड, यानी वसी रेप्टाइल्स का ये एक ऑर्डर है रवायती तौर पे। दे आर द टर्टल्स। तो ये टर्टल्स होते हैं, टेस्टोडाइन यानी टर्टल्स हैं। दे अप्रोक्सीमेटली 300 स्पीशीज, और इसकी इस ऑर्डर के अंदर 300 स्पीशीज हैं ऑफ टर्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ बोनी शेल। और उनके ऊपर एक शेल होता है बोन का बना हुआ। इसके अलावा उनके अंदर लिम्स आर्टिकुलेट इंटरनली टू द रिब्स। लिम्स जो है, यानी जो उसके टांगे जो हैं, यानी एक्सटेंशन जो है वो आर्टिकुलेट है, जुड़ी हुई है रिब्स के साथ, यानी पसलियों के साथ जो है। एंड अ केराटिनाइज्ड बीक रादर देन टीथ। और इनकी चूंच होती है, और उस चूंच में केराटिन प्रोटीन मौजूद है, यानी वो सख्त तो है लेकिन उसमें दांत मौजूद नहीं होते। यानी सख्त तो है लेकिन उसमें दांत जो है वो मौजूद नहीं होते। तो उसके बाद द डोर्सल पोर्शन ऑफ द शेल इज कैरापेस। मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, जो डोर्सल पोर्शन है शेल का, जो बोन का बना हुआ है, उसको कैरापेस कहते हैं, डोर्सल पोर्शन जो है। विच फॉर्म अ फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री। अच्छा, ये बनता कैसे है कैरापेस जो है? विच फॉर्म, जो बनता है फ्रॉम
अ फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, जब वर्टिब्री आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडेड रिब्स एंड बोन्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, यानी कैरापेस जो है इसकी कंपोजिशन अगर देखें तो ये वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। इसके अलावा रिब्स भी इसके साथ अटैच है, और इसके अलावा बोन्स जो है डर्मिस यानी स्किन के अंदर जो मौजूद है उनसे बनता है। तो डोर्सल पोर्शन है ये जो वाला है ना। तो इसके अलावा कैराटिन कवर द बोन ऑफ द कैरापेस, तो जो कैरापेस की बोन्स हैं उसको कैराटिन जो है वो क्या करती है, वो कवर किए हुए है। कैराटिन एक प्रोटीन की लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम देती है। जबकि वेंट्रल पोर्शन जो है ना ऑफ द शेल इज प्लेस्ट्रॉन, उसको प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, प्लेस्ट्रॉन। तो इट फॉर्म्स फ्रॉम बोन्स ऑफ द पेक्टोरल गर्डन। तो जो प्लेस्ट्रॉन है ना, वेंट्रल वेंट्रल पोर्शन कौन सा होता है बच्चे, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जो फेस करता है टूवर्ड सॉइल, जमीन की तरफ होता है, तो वो वेंट्रल पोर्शन है। और ये बनता कैसे है, इट फॉर्म्स फ्रॉम बोन्स ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, जैसे बच्चे पेक्टोरल गर्डल हमारे जो कंधे, हमारे जो शोल्डर हैं, और इसको हम पेक्टोरल गर्डल यानी जिसमें हमारे बाजू, तो जो इसकी अगली टांगे जो जुड़ी हुई हैं वो उनसे ये बनता है, फ्रॉम प्लेस्ट्रॉन, उस बोन से बनता है। इसके अलावा डर्मल बोन जो है यहाँ पे भी है, एंड कैराटिन आल्सो कवर, और इसको भी कैराटिन जो है वो कवर किया हुआ है। तो बच्चे अक्सर अगर डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरापेस एंड प्लेस्ट्रॉन, तो आप क्या बयान कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दूंगा। आपने वर्ड डीसी या सीडी का वर्ड याद रखना है। सीडी या डीसी बच्चे जो आपको आसान लगे। अब सीडी फर्ज करें, सी फॉर कैरापेस और डी फॉर डॉर्सल, यानी जो डॉर्सल साइड पे है वो कैरापेस है, और बीपी कर सकते हैं आप, वेंट्रल पोर्शन जो है वो प्लेस्ट्रॉन पे मुश्तमिल है, ठीक है। और इनकी बोन की कंपोजिशन जो है वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा टर्टल्स की बात हो रही है। इन सम टर्टल्स सच एज द नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल, ट्रेपिनी इसका नाम है, द शेल हैज फ्लेक्सिबल एरियाज। वैसे तो बच्चे शेल जो है वो बड़ा हार्ड होता है इसका, तो कुछ स्पीशी है जैसे वो नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल की बात हो रही है, उसका फ्लेक्सिबल होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल एरियाज होते हैं। सारा फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कुछ कुछ एरियाज में वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबल एरिया आर हिंजेस, हिंजेस हम कहते हैं जॉइंट को, यानी जुड़ने की जगह, जैसे दैट अलाउ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एज ऑफ द प्लेस्ट्रॉन टू बी रेज्ड। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इस काबिल बनाती है कि वहां से ये अपनी सरफेस जो है ना उसको रेज कर सके, यानी ऊपर उठा सके। The hinge allow the shell opening to close when the turtle withdraw into the shell. हिंज यानी वो जो जॉइंट है, यानी जो वो जोड़ लगे हुए हैं, वो इस काबिल बनाते हैं कि शेल को जो है वो ओपन कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं when the turtle withdraw into the shell। जब कोई खतरा लाहक होता है ना इनको, तो ये अपने शेल में चले जाते हैं, ठीक है। शेल से बाहर क्या आता है, इनके पाँव आते हैं बाहर की तरफ, और इनकी जो बीक चूंच जो है वो आती है, तो ये अपने शेल के अंदर ही ले जाते हैं, ड्रा कर लेते हैं। Turtles have 8 cervical vertebrae that can be articulated into an S-shaped configuration. टर्टल जो है ना इसकी गर्दन में 8 वर्टिब्री होते हैं, सर्विकल वर्टिब्री। हमारे में 7 है ना, 7 है, इनमें 8 है। तो मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्टल्स हैव 8 सर्विकल वर्टिब्री, और इनकी जो आर्टिकुलेशन शेप है वो एस शेप है, कॉन्फ़िगरेशन शक्ल के एतबार से, विच अलाउ द हेड टू बी ड्रॉन इनटू द शेल। और यही वजह है कि ये शेल अपना सर जो है वो पीछे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, एस शेप होने की वजह से। जैसे बच्चे हमारे में भी सर्विकल वर्टिब्री है 7, लेकिन हम अपनी गर्दन जो है इसको हम अपने चेस्ट केज में कभी नहीं लेके जा सकते, ठीक है। हमारी कॉन्फ़िगरेशन, हमारे वर्टिब्रे जो है उनकी अरेंजमेंट ही ऐसी है, लेकिन इनकी एस शेप्ड है, तो ये घुमा के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं। टर्टल्स हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन्स, तो जो कछुए हैं इनका जो जिंदगी का दौरानिया है वो बड़ा लंबा होता है। मोस्ट
reach sexual maturity after 7 or 8 years and live 14 or more years। ज्यादातर 7-8 साल की उम्र में जाके जो है वो मेच्योर होते हैं सेक्सुअली, यानी वो इस काबिल हैं कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे 7-8 साल की उम्र में जाके। और मोस्टली जो है वो 14 साल या इससे ज्यादा जो उम्र है वो पाते हैं। लार्ज टॉर्टोइज लाइक दोज ऑफ गलापागोस आइलैंड। ये गलापागोस आइलैंड, ये डार्विन की थ्योरी जो थी उसमें, यानी उसने इन्हीं कछुओं पे भी काम किया था। तो लाइक दोज ऑफ द गलापागोस आइलैंड में लिव इन एक्सेस ऑफ 100 years। तो डार्विन ने यानी वो जो फॉसल तलाश किए थे, बाद में उनकी उम्रों का अंदाजा लगाया तो बताया कि ये 100 साल से भी ज्यादा जो है इनकी जिंदगी हुई है। Tortoises are entirely terrestrial and lack webbing in their feet। अब यहाँ पे बच्चे टर्टल और टार्टवाइज में फर्क, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि टार्टवाइज इंटायरली टेरेस्ट्रियल, वो मुकम्मल तौर पे खुश्की पे रहता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है, वो पानी में नहीं जाता। एंड लैक वेबिंग इन देयर फीट। और यही वजह है, जब वो पानी में नहीं जाता तो तैरने के लिए जो वेब हेल्प करती है, चप्पुओं का काम करती है फीट में, वो इनमें मौजूद नहीं, टॉर्टॉइज में। जबकि टर्टल में ये चीजें हैं, वो एक्वेटिक होता है और उसमें ये वेब वगैरह होती है। ऑल टर्टल्स आर ओवीपैरस। ओवीपैरस है, अंडा देने वाले, यानी एग लेइंग ये एनिमल्स हैं। ऑल टर्टल्स फीमेल यूज देयर हाइंड लिम्स टू एक्सकावेट नेस्ट इन द सॉइल। तो फीमेल जो है ना, वो अपनी हाइंड लिम्ब जो है, यानी जो पिछली टांगे हैं, उनको नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए, यानी बिल बनाने के लिए जमीन में, यानी वो जमीन को खोदती है। देयर दे ले एंड कवर विद सॉइल क्लचेस ऑफ 5 to 100 एग्स जो हैं। क्लचेस, क्लच एग को कहते हैं, जो ये कछुए जो हैं वो देते हैं। यानी ये 5 से लेकर 100 की तादाद में एग्स जो है वो दे के मट्टी से उसको कवर कर देती है। डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम 4 weeks to 1 year। और इनकी जो डेवलपमेंट है ना, यानी डेवलपमेंट जो है वो 4 वीक से लेकर 1 साल तक जारी रहती है। एंड द पेरेंट डज नॉट अटेंड टू द एग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। और पेरेंट्स जो है ना, वो इस डेवलपमेंट के दौरान, यानी वो जमीन में जो है वो कवर कर दिए हैं, जमीन में मट्टी में दबा दिए हैं, तो इस दौरान पेरेंट्स जो है ना वो इनके करीब नहीं जाते। द यंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट एट हैचिंग। तो जब पेरेंट इनके करीब नहीं जाते, तो जो यंग, यानी जो नन्हे छोटे टॉर्टॉइज होते हैं या टर्टल्स होते हैं, जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो वो अपने पेरेंट के बगैर आजादाना जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम हैव बीन इनेक्टेड। यानी अभी हाल ही में इनकी तादाद कम होने की वजह से इनकी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए गए। स्लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड मेक टर्टल वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। इनके एक्सटिंक्शन की वजह यह है कि इनका ग्रोथ रेट स्लो होता है, और ये देखें कि 6-7-8 साल की उम्र में जाके मेच्योर होते हैं। और चूंकि जब वो सेक्सुअली मेच्योर होंगे फिर ही वो ब्रीडिंग करेंगे और नई नस्ल बनाएंगे, तो इस वजह से भी जो है इनकी तादाद कम हो रही है। स्लो रेट्स ऑफ ग्रोथ है एंड लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड। जुवेनाइल बच्चे हम, जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, जब एक एनिमल जो है वो ग्रो कर रहा होता है अंडे से निकलने के बाद, तो उस स्टेज को जुवेनाइल कहते हैं। तो उस छोटे होने की वजह से ये मेक टर्टल वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो ये इस को एक्सटिंक्शन के करीब जो है ये चीजें लेके जा रही हैं इन द फेस ऑफ हाई मॉर्टेलिटी रेट्स। इसके अलावा इनका मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। Turtle hunting and predation on young turtles and turtle nests by dogs and other animals have severely threatened। इसके अलावा टर्टल जो है ना, इनको हंट किया जाता है जैसे डॉग्स जो हैं, यानी या दूसरे इसके जो प्रीडेटर हैं, तो वो भी खतरे का बायस है इनके लिए जो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यंग वन है, इसने मट्टी में अपने आप को जो है वो छुपाया हुआ है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन जो है उनको देख सकते हैं। ये इसका
हमारे पास स्कल है, ये हमारे प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात हो रही थी कि जो डॉग्स वगैरह हैं या जो इसके प्रीडेटर हैं, वो भी क्या करते हैं कि इसकी एक्सटिंक्शन की एक वजह बनती है। ठीक है, तो मैनी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने का खदशा है। अच्छा, इसके अलावा सी टर्टल जो है ये समुद्रों में रहते हैं, यानी फ्रेश वाटर में तो रहते हैं सी टर्टल जो हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं एंड टॉर्टोइजेस आर इक्वली एट रिस्क। चाहे वो समुद्रों में रहते हैं, चाहे वो दरियाओं में रहते हैं, चाहे वो खुश्की पे रहते हैं, तमाम के लिए रिस्क इक्वल है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ टॉर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल इज complicated by cultural practices that demand turtle for food and medicine। इसके अलावा टर्टल जो है इसको मेडिसिन में और खुराक में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी वजह बनती है इसके नापैद होने की, कम होने की तादाद जो है। तो conservation of sea turtle is complicated by their having ranges of thousands of square kilometer of ocean। तो जो समुंदर में रहते हैं टर्टल्स, तो उनकी कंजर्वेशन थोड़ी सी इसलिए भी मुश्किल है कि समुंदर तो बहुत वसी होता है, तो इनकी रेंज जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा तक वसअत है। तो ये तलाश करने जो है कि इसको कंजर्व किया जा सके, ये भी मुश्किल है। सो दैट प्रोटेक्टिव एरियाज मस्ट इंक्लूड वाटर अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट नेशन, यानी कानूनी तौर पे जो है इनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जा सकती है। तो उसके बाद हमारे पास अगला जो ग्रुप है जिसको हम आर्कोसौरिया कहा है। तो अब आप यहाँ पे पहले मैं आपको ये जो टर्टल है इसके स्केलेटन के बारे में हमने ब्रीफली बात की है कि कैरापेस और प्लास्ट्रॉन जो है। कैरापेस बच्चे आपको बताया कि डॉर्सल सीडी या डीसी का वर्ड आपने याद रखना है, और जो प्लेस्ट्रॉन है उसके लिए वेंट्रल साइड जो है वो मौजूद है। तो आपके पास ये मतलब नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। बहुत अच्छा, उसके बाद है आर्कोसौरिया। जो आर्कोसॉर्स है ना आर कैरेक्टराइज्ड बाय टीथ सेट इनटू सॉकेट इन द जॉस। जो अगला ग्रुप है ना उसमें दांत मौजूद है, दांतों का सेट मौजूद है। जबकि पीछे हमने अभी देखा था इनके अंदर वाला ये जो टेस्टोडाइन है, इनके अंदर ये चीज नहीं थी, दांत नहीं थे, तो उनकी कैराटिनाइज्ड बीक थी, चोंच थी उनके पास। तो ये इनके पास दांतों के सेट हैं और वो एक बकायदा सॉकेट, यानी एक समझ लें कि एक स्ट्रक्चर है उसमें वो पेवस्त हैं, और उसको जाज, ठीक है, यानी थीकोडाउन कंडीशन कहा है इसको। मस्कुलर गिजर्ड होता है इनके अंदर, गिजर्ड। ये क्या करते हैं बच्चे कि खुराक को स्टोर कर लेते हैं गिजर्ड के अंदर, जैसे मुर्गियों में होता है। तो ये गिजर्ड जो है ना मस्कुलर होता है, ग्राइंडिंग का काम देता है, दाने वगैरह जो भी ये खाते हैं, हार्ड चीजें जो भी हैं। इसके अलावा स्कल ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द आईज, और स्कल की ओपनिंग जो है आंखों के सामने मौजूद है। द फर्स्ट आर्कोसॉर प्रोबेबली अपीयर्ड ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आर्कोसॉर जो था वो 250 मिलियन साल पहले अपीयर हुआ। They became a dominant terrestrial vertebrate during the Triassic period about 240 million years ago। ट्राइएसिक पीरियड जो है ना बच्चे, ये एज ऑफ रिप्टाइल जिसको कहते हैं, यानी इसमें ये डोमिनेंट रहे हैं। there were two lineage of Archosauria। Most member of these lineage became extinct during the mass extinction of the Triassic-Jurassic boundary approximately 200 million years ago। यानी बहुत सारे मेंबर इनके नापैद हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए 200 साल पहले, मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले। A few member of each of these two lineages survived। कुछ जो है वो survive किए हैं। Descended of one lineage, the alligators and crocodiles survive a second mass extinction
65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी जो आज भी मौजूद है। फ्यू मेंबर्स में दो हैं, जैसे डिसेंडेंट यानी बच्चे जो हैं बच्चे हैं, एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो हैं वो बच्चे हैं। तो उसके बाद सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दिस लीनिएज आर डिस्क्राइब इन द सेक्शन दैट फॉलोज। The descendant of the second Archosaur lineage flourished as dinosaur and pterosaur during Mesozoic era। यानी बच्चे यहाँ पे एवोल्यूशन का भी एक बयान किया जा रहा है, यानी आर्कोसार जो है इसके जो मेंबर बच के क्रोकोडाइल एलिगेटर में भी आए। इसके अलावा जो है वो एक लीनिएज डायनासोर पे भी मुश्तमिल थी, या टीरोसॉर्स भी कहते हैं। डायनासोर का आपने बड़ा नाम सुना। ड्यूरिंग द मीजोजोइक ईरा अंटिल द सेकंड मैस एक्सटिंक्शन, यानी ये सेकंड मैस एक्सटिंक्शन हुई, मेजर जो एक्सटिंक्शन हुई, तो उसको क्रीटेशियस टर्शरी बाउंड्री कहते हैं। इरेज ऑल बट वन स्मॉल ग्रुप ऑफ डायनासोर्स, उसने तकरीबन तमाम ये डायनासोर वगैरह के ग्रुप जो हैं इनको क्या कर दिया, इरेज कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। लेकिन एक ग्रुप अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। थीरियोपोड जो है ये, दिस ग्रुप rebounded and as described in chapter 21 these surviving reptile flourish. Today we see them in virtually every terrestrial niche on earth, they are the birds। तो वो जो डायनासोर का एक ग्रुप बचा था ना, जो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको थीरोपॉड्स कहते हैं, और वो आज दुनिया के हर खित्ते पे मौजूद है, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, यानी इसी से जो है वो निकले थे, थीरोपॉड से। और अगला चैप्टर जो है ना हमारा वो इसी के ऊपर है, बर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पे बच्चे अब तक हमने ऑर्डर टेस्टोडाइन को बड़ी डिटेल से पढ़ा, और उसके बाद उनकी एवोल्यूशन, यानी उनसे कौन से ग्रुप जो है वो आर्कोसॉर की बात हुई, तो वो एक ऑर्डर हमने सिर्फ पढ़ा है। अब अगर हम बात करें अगले ऑर्डर की, जिसको हम क्रोकोडीलिया कहते हैं, यानी क्रोकोडाइल जो है, यानी मगरमच्छ जो है, इसकी फैमिली की अगर हम बात करें, तो द ऑर्डर क्रोकोडीलिया हैज 21 स्पीशीज, इसकी 21 स्पीशीज है। जबकि वो जो कछुए वाला ऑर्डर था हमने देखा उसमें 300 स्पीशीज थी, तो इसकी 21 स्पीशीज हैं। along with dinosaurs including birds, crocodilians are derived from archosaurs। अभी बात हुई कि डायनासोर थे या बर्ड्स थे या ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये आर्कोसॉर्स से निकले हैं। and distinguished from other reptiles by certain skull characteristics। अच्छा, इनके करेक्टर जो है वो स्कल के कुछ डिफरेंट है उनसे। ओपनिंग इन दिस स्कल इन फ्रंट ऑफ द आईज, यानी आंखों के दरमियान इनकी आंखों स्कल की ओपनिंग है। ट्राइंगुलर रादर देन सर्कुलर आई ऑर्बिट, इनकी जो आंखों के गड़े हैं वो ट्राइंगुलर है, मुसल्लस की तरह, रादर देन ऑर्बिट, यानी सर्कुलर नहीं है। एंड लेटरली कंप्रेस्ड टीथ, इनके दांत जो है वो कंप्रेस हैं लेटरली, यानी साइडों से। लिविंग क्रोकोडिलियंस इंक्लूड द एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, गेवाइल्स एंड केमन्स, ये मौजूद है आज भी, ये हमने क्लासिफिकेशन में भी जिक्र किया था। तो एलिगेटर और क्रोकोडाइल की शेप्स मिलती जुलती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा गेवाइल घड़ियाल को कहते हैं, ये भी है। केमाइन, केमन जो है ये भी क्रोकोडाइल की ही फैमिली का मेंबर है। क्रोकोडिलियंस हैव नॉट चेंज मच ओवर देयर 170 मिलियन ईयर हिस्ट्री, यानी इनकी ना चेंजेस कम हुई है क्रोकोडाइल्स की, 170 मिलियन साल इनकी हिस्ट्री है। द स्नाउट, थूथनी जो है क्रोकोडाइल की, is elongate, lambutri and often used to capture food by sideways sweep of the head, यानी सर जो है उसको स्वीप करते हुए, स्वीप जैसे सफाई करना, स्वीप स्वेप्ट, स्वेप्ट जैसे, तो ये थूथनी जो लंबूतरी है उससे अपने
शिकार को या अपनी खुराक को जो है वो कैप्चर करता है। The nostrils are at the tip of the snout. नोस्ट्रल नथने जो है नाक के जो नेयर्स होते हैं वो थूथनी जो है स्नाउट जो है उसके स्टार्ट पे है। सो द एनिमल कैन ब्रेथ वाइल मोस्टली सबमर्ज्ड। ये अपने आप को कीचड़ में या पानी में दबा के रखता है, लेकिन इसने अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाला होता है। चूंकि इसकी थूथनी लंबी होती है तो ये उस नथनों के जरिए से सांस लेता है। एयर पैसेजेस वे ऑफ द हेड लीड टू द रियर इन द माउथ एंड थ्रोट। इसके अलावा वो जो हवा के रास्ते हैं वो हेड से लीड करते हुए वो मुंह में या गले में जाते हैं। फ्लैप टिश्यू नियर द बैक ऑफ द टंग forms a watertight seal that allow breathing without inhaling water in the mouth। तो इनके अंदर जो है जैसे हमारे अंदर ग्लोटिस है बच्चे, तो इनके गले के अंदर जो है वो एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है जो पानी को अंदर नहीं जाने देता जब ये सांस ले रहे होते हैं। A plate of bone called the secondary plate, a plate of bone called the secondary palate evolved in the archosaurs and separate the nasal and mouth passageway। यानी बिल्कुल ये पैलेट जैसे क्लेफ्ट पैलेट होता है ऐसे ही तो हमारे अंदर एपिग्लोटिस है इनके अंदर, यानी एक ऐसी प्लेट है जो क्या करती सेपरेट करती है नेजल और मुंह का जो पैसेज वे उसको। द मस्कुलर elongate and laterally compressed tail is used for swimming। दुम का क्या काम है, मस्कुलर है, उसको स्विमिंग में काम लेता है ये। इसके अलावा दुम से ऑफेंसिव जो है डराने का काम लेता है, डिफेंसिव डिफेंस भी करता है। मीनिएवर्स यानी जंग के दौरान या लड़ाई के दौरान अगर मुठभेड़ हो जाए। एंड अटैकिंग प्रे, इसके अलावा ये दुम की मदद से प्रे पे अटैक भी करता है। टीथ आर यूज ओनली फॉर सीजिंग प्रे, तो दांत सिर्फ प्रे को पकड़ने के लिए है। फूड इज swallowed होल, खुराक पूरी की पूरी निगल ली जाती है। अगर आपने कभी मगरमच्छ को शिकार करते देखा हो, दांतों से ये चबाता नहीं है, सिर्फ पकड़ता है। बट इफ प्रे इज if a prey item is too large, crocodile tear it apart by holding into a limbs and rotating their bodies wildly until the prey is dismembered। हाँ, अगर शिकार जो है वो बहुत बड़ा हो, जैसे जंगली भैंसा लगा लें आप, तो वो तो नहीं ना निगल सकता, तो उसको ये टीयर करता है, फाड़ता है अपने लिम्स के इस्तेमाल से, दांतों का इस्तेमाल करते हुए। क्रोकोडिलियन जो है स्वालो रॉक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एज अब्रेसिव फॉर ब्रेकिंग अपार्ट इंजेस्टेड। क्रोकोडाइल जो है ना, यानी ये जो मगरमच्छ वगैरह है, ये छोटे छोटे पत्थर जो है इनको भी निगल लेते हैं। ये जो पत्थर है ना, पेबल्स इनको कहते हैं, ये जो खुराक ये होल निगल लेता है ना एज सच, ये पत्थर उस खुराक को ग्राइंड करने में मदद देते हैं। क्रोकोडिलियंस आर ओवीपैरस, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवीपैरस है, अंडे देते हैं ये भी। एंड डिस्प्ले पेरेंटल केयर ऑफ हैचिंग दैट पैरेलल दैट ऑफ बर्ड्स। हाँ, अलबत्ता ये अपने हैचलिंग जो है ना, यानी अपने यंग वन, अपने बच्चों की अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनकी हिफाजत करते हैं जैसे परिंदे करते हैं। नेस्टिंग बिहेवियर एंड पेरेंटल केयर में भी ट्रैक बैक टू द कॉमन इंसेस्टर बोथ ग्रुप्स। इनमें भी नेस्टिंग बिहेवियर है, यानी अपना घोंसला बनाते हैं जमीन के अंदर जैसे तैसे, और फिर जो है वो क्या करते हैं वहां पे ये एग लेइंग का काम करते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर क्रोकोडीलिया था। यानी अगर हम देखें तो हमने दो ऑर्डर जो है वो रीड आउट किए हैं, टेस्टोडाइन और क्रोकोडीलिया, और साथ ही बच्चे हमने आर्कोसॉर यानी एक एवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वो भी रीड आउट किया है आज के लेक्चर में।